नमस्कार, स्वागत है आपका मुद्दे की बात में। मुद्दे की बात में आज हमारे साथ एक बहुत प्यारे और नागपुर के लाडले विधायक कृष्णा जी खोपड़े आए हुए हैं, जो पूर्व नागपुर के, जिन्हें कार्य सम्राट भी कहा जाता है। पूर्व नागपुर की अगर बात की जाएगी तो पूर्व नागपुर का जो चेहरा मोहरा जो बदलने में सबसे बड़ा योगदान है वहां के विधायक का, मतलब कृष्णा जी खोपड़े का। पहले अगर बात की जाती थी तो अविकसित नागपुर के नाम से जाना जाता था, जैसे पूर्व नागपुर, मध्य नागपुर और उत्तर नागपुर की अगर बात की जाएगी तो ये काफी पिछड़े इलाके माने जाते थे। लेकिन जैसे ही 2014 में मोदी सरकार का गठन हुआ और उसके बाद में राज्य में देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना की सत्ता आई, उसके बाद से जो प्रोजेक्ट आए उसने नागपुर का पूरा हुलिया ही बदल दिया। आज नागपुर की बात अगर की जाएगी तो नागपुर को मेट्रो सिटीज के नाम से जाना जाता है। नागपुर का पहला राज्य का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पूर्व नागपुर में आया और कई ऐसे अंतरराष्ट्रीय दर्जे के, मतलब जिसमें अगर बात की जाएगी सिम्बायोसिस कॉलेज की, तो अंतरराष्ट्रीय दर्जे का सिम्बायोसिस कॉलेज भी पूर्व नागपुर में आया हुआ है। विकास के मुद्दे पर तो बात होगी, साथ में राजनीति के मुद्दे पर भी बात होगी। सबसे पहले रुक करते हैं कृष्णा भाऊ के तरफ कि पिछले अगर 9 वर्षों का अगर लेखा जोखा अगर बात करते हैं तो किस तरह से वो अपने आप को यहाँ पे देखते हैं। हाल ही में भाऊ नितिन गडकरी जी ने, जो नागपुर के सांसद है, उन्होंने 9 साल का लेखा जोखा दिया मोदी सरकार का। लगभग 9 साल का लेखा जोखा अभी आपके भी विधायक के कार्यकाल में हुआ है, जिसमें 5 साल आपकी निरंतर सत्ता रही, बीच में 2-2.5 साल महाविकास आघाड़ी के रही, फिर से राज्य में देवेंद्र फडणवीस और शिंदे सरकार ने ऐसा। किस तरह से विकास को देखते हैं, अगर 9 साल पहले के पूर्व नागपुर को देखते हैं आप और आज अगर कंपेयर करना चाहेंगे तो क्या बताना चाहेंगे? पूर्व नागपुर 9 साल के पहले का अगर आपने देखा होगा, पीछे जाके अगर आपने देखा होगा, तो देश आजाद हुआ जब से लेकर तो 2009 तक का कांग्रेस की ही सत्ता थी जी। और इतने 25-30 सालों के अंदर पूर्व नागपुर के अंदर एखादा भी प्रोजेक्ट पूर्व नागपुर के अंदर नहीं आया। डेवलपमेंट के नाम से अपनी तिजोरियां भरी गई जी। जो आमदार थे, जो मंत्री थे, उन्होंने सतत पूर्व नागपुर को दुर्लक्ष्य किया और लगातार पूर्व नागपुर की जनता के साथ खिलवाड़ करके, क्योंकि ऐसे दबंग नेता पूर्व नागपुर के आमदार थे जो राज्य के अंदर 15 साल लगातार मंत्री भी थे, लेकिन विकास की दृष्टि उनकी नहीं थी। सिर्फ अपना परिवार कैसा आगे बढ़े, अपने कॉलेज कैसे बढ़े, अपने स्कूल कैसे बढ़े, डीएड बीएड कॉलेज की संख्या अपनी कैसी बढ़े, वो उसी के ऊपर उन्होंने निश्चित रूप से ध्यान दिया है। लेकिन 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र के अंदर आई, वहाँ हमारे नेता नितिन जी गडकरी साहब केंद्र में मंत्री बने। 2014 में ही महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उस 2014 से लेकर तो 2019 तक का जो कार्यकाल गया हुआ है, वो एक विकास के नाम से वो कार्यकाल हुआ, क्योंकि केंद्र के माध्यम से गडकरी साहब हो, राज्य के माध्यम से देवेंद्र फडणवीस साहब हो, कि पालक मंत्री के रूप में चंद्रशेखर बावनकुळे जी की प्रमुख भूमिका रही। और इसीलिए नागपुर शहर के 6 विधानसभा का चित्र बदलने का काम अगर किसी ने किया होगा तो ये भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से किया। लोग भी मानते हैं कि नागपुर अभी पूरा बदल गया है। पहले के काल में अगर आपने देखा होगा तो रेलवे स्टेशन के उधर ही डेवलपमेंट होता था, रेलवे स्टेशन के उधर ही कोई नया आया हुआ प्रोजेक्ट भी उधर जाता था। लेकिन 2014 से ये सब के सब काम, सब के सब प्रोजेक्ट ये हमारे रेलवे लाइन के इधर आना शुरू हुआ और आज लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम उस साइड में रहने गए थे, अब फिर से वो अपने पूर्व नागपुर के भाग में लौट के आ रहे। उसका कारण ऐसा है कि हमारे जो नेतृत्व है,
नितिन जी गडकरी साहब ये केंद्र में मंत्री बनने के बाद उनका जो विजन रहता है कि अपना शहर डेवलप हो, अपने विधानसभा क्षेत्र डेवलप हो, और गडकरी जी ने विशेष रूप से, देवेंद्र जी ने विशेष रूप से पूर्व नागपुर के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि पूर्व नागपुर ये नागपुर शहर का सबसे पिछड़ा हुआ भाग था, और इसलिए सबसे ज्यादा डेवलपमेंट, सबसे ज्यादा विकास के कार्य अगर कहीं हुए होंगे तो पूर्व नागपुर के अंदर हुए। जैसा आपने कहा कि आज इंटरनेशनल लेवल का सिम्बोसिक, ये कभी किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था, और उस ऐसे जगह वो सिम्बोसिक बना हुआ है कि एक जमाने में वहाँ डंपिंग था, कचरे का डंपिंग वहाँ पर था, ऐसे जगह वो सिम्बोसिक का निर्माण हुआ, क्योंकि अपने बच्चे पहले नासिक, बम्बई, दिल्ली फॉरेन पढ़ने के लिए जाते थे, और गडकरी साहब के नेतृत्व में वो सिम्बोसिक का वहाँ इतना बड़ा इंटरनेशनल लेवल का कॉलेज वहाँ पर आया, और आज अपने बच्चे अपने घर में पढ़ रहे हैं, और अपने बच्चों को 25% आरक्षण भी उसमें रखा हुआ है, 15% फीस भी उसमें सहूलत के रूप में रखा है, और आज लगभग 10,000 के ऊपर बच्चे आज वहाँ पढ़ रहे, जो अपने दिन भर कॉलेज पढ़ते और शाम को अपने घर जाते, माँ बाप को भी शांति मिलती और उनको भी शांति मिलती। और उसी के सामने एक 84 एकड़ जगह के ऊपर फिर से केंद्र का एक शाही का कीड़ा संकुल का प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी अपना मंजूर हुआ है, उसकी भी प्रक्रिया कंटिन्यू चालू है। वहाँ कंपाउंड वॉल का आज काम शुरू है, बाकी कुछ अतिक्रमण है, वो भी प्रक्रिया भी जल्दी वहाँ से खत्म होंगी, और लगभग 2-2.5 साल के अंदर इंटरनेशनल का कीड़ा संकुल भी हमारे यहाँ बनेगा। आने वाले 3-4 साल में आप देखोगे कि दिल्ली, बम्बई के बाद अगर कहीं गेम होंगे तो अपने पूर्व नागपुर के वाठोड़ा के अंदर होंगे, इतना बड़ा प्रोजेक्ट अपने यहाँ पर आया है। तुम उस साइड में, उसी के बाजू में जाओगे तो उस साइड में भांडेवाड़ी है, या आउटर भाग है, भांडेवाड़ी है, वाठोड़ा है, पुनापुर है, भरतवाड़ा है, ये सब आउटर भाग थे, और इन सभी भागों के अंदर लेआउट के भाग होने की वजह से बस्तियां बड़े पैमाने पर बैठी हुई थी, और लोग बेचारे इतने परेशान रहते कि हर अपनी माँ को, अपना बच्चा हो, अपनी बहन हो, अपनी माँ हो, ये सर के ऊपर गुंडी लेके कुएं में पानी भरने के लिए जाते थे, बोरिंग पे पानी भरने के लिए जाते थे। लेकिन इतने सालों के अंदर कांग्रेस वालों को शर्म नहीं आई, लाज नहीं आई कि अपन ने यहाँ पर कुछ तो भी करना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार की वजह से जब गडकरी जी और फडणवीस साहब को मैंने बोला कि केंद्र सरकार की जो अमृत योजना है उसके माध्यम से अगर ये पूर्व नागपुर को, वो शहर को अगर ये योजना अगर लाए तो निश्चित रूप से इसका फायदा होगा, और महिलाओं को जो तकलीफ हो रही उससे उनको मुक्ति मिलेगी। गडकरी जी ने और फडणवीस जी ने मिलाकर हम पूर्व नागपुर के अंदर 100 करोड़ रुपए उन्होंने पूर्व नागपुर को दिया, और आज पूर्व नागपुर में दावे से कह सकता हूँ कि पूर्व नागपुर आज 99%, 2-4 कुछ छूट गए होंगे तो बात अलग है, लेकिन 99 आज हमने टैंकर मुक्त कर दिया। आज लोगों को घर में बैठे पानी मिलता है, किसी का कोई झगड़ा नहीं होता, क्योंकि मैं जब नया आमदार बना था उस समय लोगों के, महिलाओं के इतने फोन आते थे, और इसलिए उनके तरफ विशेष रूप से हम सभी लोगों ने मिलकर, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर ध्यान दिया, और हमने पूर्व नागपुर को टैंकर मुक्त करने का काम किया, जिससे आज महिलाओं को बड़े पैमाने पर राहत भी मिल रही है। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की थोड़ी सी बात करेंगे कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर कई प्रयास आपके द्वारा किए गए। जो महाराष्ट्र का सबसे पहला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आया वो पूर्व नागपुर में आया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर जिस दिन ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पूरी तरीके से वहां पर पूरा हो जाएगा तो तब बर्डी या फिर रामदासपेट जैसी, जो कि यहाँ की जो नागपुर की पहचान है, नागपुर की एक ऐसी जगह है जहाँ पर रहना कोई भी पसंद कर, उसको लोग भूल जाएंगे। तो ये कब तक पूरा हो पाएगा और क्या सारी चीजें हैं? 2014 में जब देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी बने, और उसके बाद उनके सामने कंसेप्ट आया कि अपन ने स्मार्ट सिटी का निर्माण पूरे देश में होना चाहिए। जब महाराष्ट्र के अंदर स्मार्ट सिटी कहां पर देना, जब इसका विजन शुरू हुआ, तो मैंने नितिन जी गडकरी हो, देवेंद्र फडणवीस जी को मैंने कन्विंस किया क्या ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट या आउटर भाग में होना चाहिए,
ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट अगर आपने बर्डी ले गए, अंबाझरी ले गए, महल के भाग ले गए, तो लोग इसको याद नहीं रखेंगे, लोग उसको नाम भी नहीं लेंगे। लेकिन ये प्रोजेक्ट अगर आपने पूर्व नागपुर के भरतवाड़ा, पुनापुर, पार्टी, ये इस मौजे के अंदर अगर इस प्रोजेक्ट को अगर मान्यता आपने दिया, तो ये निश्चित रूप से लोग भूलेंगे नहीं। क्योंकि आज आउटर भाग के अंदर ना नगर सेवक काम कर सकता है, ना आमदार वहां पर काम करने जाए तो उनको कायदे से अड़चन आती है, अनेक प्रकार की अड़चन आती है। लेकिन स्मार्ट सिटी के माध्यम से अगर इसको डेवलप, अगर ये इलाका हो गया, तो निश्चित रूप से लोग आपका कतिक आपका यानी लोग कति भूलेंगे नहीं। और इस प्रकार का मैंने कन्विंस करने का उनको काम किया, उन्होंने भी वो मान्य किया। और स्मार्ट सिटी का महाराष्ट्र के अंदर एक प्रोजेक्ट पूर्व नागपुर के अंदर उस समय लाया, और 2018 में जब उसका हमने भूमि पूजन उस समय किया, और उस समय कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना वाले, इन तीनों पार्टियों ने मिलकर स्मार्ट सिटी का विरोध उस समय किया था। उस समय गो बैक करके उन्होंने बड़े पैमाने पर बोर्ड भी लगाए थे, और उनकी इसीलिए वो लगा रहे थे कि उनकी ये सब दुकानदारियां बंद होने वाली थी। क्योंकि अगर डेवलपमेंट होगा तो उनकी दुकानदारियां, क्योंकि उनका ये जो भूखंड माफियाओं का जो जाल था, उसके माध्यम से कहीं तो भी स्मार्ट सिटी के माध्यम से कहीं तो भी कंट्रोल आने वाला था, और इसलिए वो सतत उसका विरोध कर रहे थे। फिर भी हमारे नेतृत्व में कहा कि स्मार्ट सिटी बनेंगी तो वहीं पर बनेंगी, और स्मार्ट सिटी का भूमि पूजन हुआ, और उसके बाद उसके काम की शुरुआत भी हुई। दुर्भाग्यवश है कि 2019 के अंदर उद्धव ठाकरे साहब ने जो भारतीय जनता पार्टी राज्य की जनता के साथ जो विश्वासघात किया, और वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी वालों के हरे झंडे के साथ चले गए, और इसलिए स्मार्ट सिटी लगभग 2.5-3 साल उसका काम भी ब्रेक हो गया, उस काम को भी बंद हो गया। और इसीलिए लोगों के भी ध्यान में आया कि इतना तेजी से काम चलने वाला ये काम क्यों बंद हुआ। और 2.5-3 साल में नागपुर जिले के जो पालक मंत्री थे, वो तो टोटली स्मार्ट सिटी के खिलाफ थे, वो तो टोटली उन्होंने स्मार्ट सिटी ब्रेक करने का काम के ऑर्डर दिए थे। इधर तुकाराम मुंडे सर के आयुक्त आए थे, उन्होंने भी स्मार्ट सिटी को बंद करने की योजना बनाई थी। ये सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए लोगों के में भी एक मन में निराशा थी कि अच्छा प्रोजेक्ट को कहीं तो भी ये राजकीय पार्टी लोग इसको बंद करने का प्रयास कर रहे। लेकिन दुर्भाग्य बाद में ये सब कंसर्ट लोगों के भी ध्यान में था, और सौभाग्य से फिर से हमारी सत्ता 7-8 महीने पहले आई, और फिर से स्मार्ट सिटी को जीवंत करने का काम हम सब लोगों ने मिलकर किया। और आज स्मार्ट सिटी के माध्यम से वहाँ पर काम की शुरुआत भी बड़े पैमाने पर हुई है। आज स्मार्ट पुलिस स्टेशन का भी वहाँ काम चालू है, वहाँ फायर ब्रिगेड का भी काम चालू है, वहाँ पर तुम्हारा स्किल डेवलपमेंट का 500-700 इसका हॉल भी वहाँ पर बन रहा है, उसका भी वहाँ पर काम चालू है। पुलिस हाउसिंग के लिए प्रस्ताव अभी शासन को गया, वो भी लगभग अभी मान्य होने की कगार पर है। और 160 कोटी रुपए के सीमेंट कांक्रीट के रास्ते के टेंडर भी निकल गए, जो खोद काट के रखे थे, जो अधूरे थे, और उसके काम की भी अभी शुरुआत वहाँ पर हो गई है। और इसलिए ये स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है, स्मार्ट सिटी का ये प्रोजेक्ट लगभग अभी काफी बड़े पैमाने पर मार्ग पर लगा हुआ है, और इसीलिए जनता को अभी बड़े पैमाने पर राहत है। आज परिस्थिति ऐसी है कि जिन लोगों के प्लाट 300-400 रुपए में नहीं पूछे जाते थे, आज उन्हीं प्लाटों की कीमत 3,000 और 4,000 रुपए स्क्वायर फुट वहाँ की कीमत हो गई है। और इसलिए ये स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के माध्यम से निश्चित रूप से हमारी सरकार ने जो 2014 से लेकर तो 2019 तक का गडकरी जी ने, फडणवीस साहब ने, बावनकुळे साहब ने स्मार्ट प्रोजेक्ट को अच्छी गति देने का उन्होंने काम किया, और इन 7-8 महीने के अंदर फिर से उसको एक जीवंत करके फिर से स्मार्ट सिटी के काम को बड़े पैमाने पर गति मिली है। सवाल है इस पर, क्या इतना आसान था ये सारी चीजों, क्योंकि लोगों की जमीन अधिग्रहित करनी थी, लोगों को मनाना था। हाल फिलहाल में आपका एक कार्यक्रम होता है, वहां पर कुछ लोगों ने जो अपनी खेती बाड़ी दी उनका सत्कार किया गया। कितना मुश्किल था ये सारी चीज़ों में, और जिन लोगों ने आज अगर स्मार्ट सिटी के लिए नागपुर के, पूर्व नागपुर को आगे बढ़ाने के लिए ये किए, तो उनको किस तरह से आप बोलेंगे? नहीं, मैं स्मार्ट सिटी के अंदर जिन जिन लोगों ने
उसमें अपनी जमीनें दिए, उन्होंने अपना पूरा सहकार्य किया, उनका तो जिंदगी भर आदमी उनका अभिनंदन है, उनको कभी भूल भी नहीं सकता, क्योंकि उनको भी लगा है कि भाई अपने इलाके में इतना बड़ा प्रोजेक्ट इनके अंदर आ रहा और उसके माध्यम से अपने प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन भी बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। जो खेती आज 20-25 लाख रुपए में भी कोई पूछता नहीं था, वो खेती के रेट आज 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए एकड़ वहां पर खेती के भाव हो गए। और उनको भी लगा कि इस डेवलपमेंट के अंदर अपन ने भी अगर सहकार्य निश्चित रूप से दिया तो अपना भी भला होगा और यहाँ का डेवलपमेंट भी होगा। आज किसी ने नहीं सोचा था कि वहां पर 100 फुट के रोड बनेंगे, सीमेंट कंक्रीट के रास्ते 100 फुट के बनेंगे, ये किसी ने भी विचार नहीं किया था ना हमने भी विचार किया था कि इतने बड़े माध्यम से इस भाग के अंदर डेवलपमेंट होगा। लेकिन लोगों ने भी उसमें बड़े पैमाने पर सहकार्य किया, परंतु ये तीन पार्टियां, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना और ये कांग्रेस वालों ने इसका कंटिन्यू वो विरोध करते हुए आ रहे। आज भी कहीं ना कहीं वो गड़बड़ करने का काम करते, क्योंकि उनकी टोटली अभी दुकानदारी बंद हो गई है और इसलिए कहीं ना कहीं लोगों को भड़काने का भी काम उनके तरफ से होता रहता। लेकिन अभी लोग उनको भाव देते नहीं है, लोगों ने उसमें अच्छा सहकार्य किया और काम भी अभी अच्छा शुरू है। दोस्तों, अगर बात की जाएगी पूर्व नागपुर के विकास की, तो विकास के मुद्दे पर तो बात होती ही रहेगी, लेकिन हम अभी कुछ ऐसी बातों के तरफ रुख मोड़ना चाहेंगे, जैसे कि कोविड में कोरोना का जो संक्रमण आया था, उसमें सबसे पहले जो अटैक हुआ था नागपुर पर, वो पूर्व नागपुर पर हुआ था। नागपुर का सतरंजीपुरा जोन, जो कि कोविड के लिए कहीं न कहीं कारण माना जा रहा था, उस समय में कृष्णा भाऊ और कृष्णा भाऊ के समर्थकों ने मिलकर जो कार्य किया है वो काबिले तारीफ है। आज चर्चा में उनसे ये भी जानना चाहेंगे, फिर से उजागर करते उस बात को कि विपदा में वो किस तरह से डटे रहे, किस तरह से मदद की लोगों को और ये कोविड के संक्रमण से बाहर निकले। वो क्या कहेंगे कि जो विपदा आई थी, सतरंजीपुरा जोन पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया गया था, पूरे तरीके से बंद था, क्या कहेंगे? 2020 और 2021 और 2022 ऐसा संकट कभी दुनिया में भी ना आए, ऐसी अपन भगवान से प्रार्थना करेंगे। क्योंकि 2020 का कोविड का जो संकट अपन ने देखा और 2022 का जो अपन ने कोविड का संकट देखा, और इस संकट के अंदर इतने लोगों को जो परेशानियां हुई है और कोविड के माध्यम से जिस प्रकार के लोगों में भ्रम की स्थिति, जिस प्रकार का लोगों में एक डर बैठा हुआ था, और पूर्व नागपुर का जो सबसे पहला कोई इफेक्ट इलाका हुआ होगा तो हमारे सतरंजीपुरे का मुस्लिम इलाका इफेक्ट हुआ। कोई तो भी दिल्ली से आया, वहाँ रहा, वो उसके माध्यम से इतना संक्रमित फिर वहाँ पर हुआ, फिर भी उनको अच्छे जगह व्यवस्था करने का काम प्रशासन ने किया और धीरे धीरे कोविड के ऊपर मात देने का काम निश्चित रूप से हुआ है। और उस समय हमारे सभी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता परिवार के हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने पूरी तरीके से जहां जहां शक्य हो सकता वहां पूरी मदद करने का काम किया। गडकरी जी हो, फडणवीस साहब हो, दिन रात अपने कंट्रोल रूम में घर के अंदर बैठ के कंट्रोल रूम के माध्यम से वो पूरे सभी के बातें सुनते थे और निश्चित रूप से उस काम के अंदर सभी को जो हो सकता उतना सहकार्य करने का काम उन्होंने किया। निश्चित रूप से जो एक वातावरण जो बना था, क्योंकि लोगों के जान माल की तो रक्षा है, लोगों की जान की भी रक्षा करने का काम अनेक लोगों ने किया। और हमने पूर्व नागपुर के अंदर पाटीदार भवन में हमने लगभग 2 महीने हमने किचन उस समय चलाया, 2 महीने किचन चलाया, स्वादिष्ट भोजन हम लोगों ने मिलकर, सबने मिलकर किया और हमारे सभी कार्यकर्ता वहां पर लगे हुए थे। 5,000 से हमने डब्बे से शुरुआत किया तो 8,000 तक का डब्बे हमने रोज हम बनाते थे। कोई रिंग रोड से जा रहे लोगों को भी अपन ने किया, रेलवे से भी जाने को हम जो जाते थे उनको भी अपन ने जो शक्य हो मदद करने का काम किया। लेकिन कोविड के अंदर हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने अच्छी मदद किया। 2021 का जो बात का जो दोबारा जो संकट आया उसमें भी गडकरी साहब ने बहुत बड़े सिलेंडर हो, ये हो,
प्यारे खान जैसे भी लोग सामने आकर उन्होंने कहाँ कहाँ से लाए और लोगों की जान बचाने का निश्चित रूप से काम किया। और ऐसा संकट कभी भगवान और कभी दे नहीं, ऐसी अपन प्रार्थना करेंगे। और एक अच्छा कार्य हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर उस समय किया था। सामाजिक कार्य पिछले अभी कुछ दिनों की अगर बात की जाएगी तो दिव्यांग पार्क आप बना रहे, साथ में अभी कुछ दिव्यांगों को आपने ई रिक्शा का वाटप किया। ऐसी जब सामाजिक बातें जब सामने आती है तो लोगों में एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है। क्या बताना चाहेंगे इन सारी चीज़ों के माध्यम से? और इन विकलांगों को आपके बैंक के माध्यम से कर्ज भी दिया जाता है इन सारी चीज़ों को, इसके पीछे का उद्देश्य बताइए। कि अभी हाल फिलहाल में जो कार्यक्रम हुआ जिसमें गडकरी साहब ने 100 लोगों को, 100 दिव्यांगों को ई रिक्शा का वाटप किया, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कब हुई और ये कहाँ तक अभी जाएगा? गडकरी साहब का एक विजन, एक व्यापक विजन रहता है। वो राजकारण कम और समाजकारण ज़्यादा गडकरी साहब के माध्यम से होता है। आपने देखा होगा कि नागपुर शहर के अंदर जितना भी डेवलपमेंट हुआ वो आपके नज़र के सामने है। उसके ऊपर उठकर अपन ने समाजकारण करना चाहिए, ये जो उनका विजन है, उनकी जो भावना है। और उसी के माध्यम से आपने शहर के अंदर देखा होगा कि शहर के अंदर हम अनेक बार आरोग्य शिविरों का भी आयोजन बड़े पैमाने पर करते हैं। हमारे नागपुर शहर के 6 विधानसभा के अंदर पूरे हमारे कार्यकर्ता उसमें भिड़े हुए रहते कंटिन्यू। हमारे नेतृत्व का किसी का जन्मदिन रहा तो उस समय भी हम आरोग्य शिविर के माध्यम से लोगों को राहत देने के माध्यम से जो जो शक्य होगा वो करने का काम हम सब लोग मिलकर करते। पिछले समय आपने देखा होगा कि पिछले साल में आपने देखा होगा विकलांग लोगों को, जिनको हाथ नहीं, जिनको पैर नहीं, जिनको कान से सुनाई नहीं देता है, जिनको शारीरिक अड़चन है, उन सबको भी सामान देने का काम नागपुर शहर के 6 विधानसभा में गडकरी जी के माध्यम से वो हुआ है। आज जो व्यक्ति चल नहीं सकता था, आज जो बुलेट चला रहा है, जो व्यक्ति दौड़ नहीं सकता था वो आज दौड़ रहा है। और इसलिए ये बहुत बड़ा आशीर्वाद हमारे नेतृत्व को इन लोगों का मिलता है। एक उनके विजन में एक विकलांग लोगों का एक गार्डन भी निर्माण हो, इस प्रकार की भावना गडकरी जी के मन में थी। और उसके भी काम की शुरुआत हमारे सूर्यनगर के अंदर 2 एकड़ जगह पर इंटरनेशनल लेवल का विकलांग का पार्क वहाँ पर तैयार हो रहा है। शायद ये साल के एंड तक का दिव्यांग पार्क, ये साल के एंड तक का वो भी तैयार हो जाएगा। स्मार्ट सिटी के माध्यम से एक विजन सामने आया था कि जो बेचारे चल नहीं सकते, जिनको शारीरिक प्रॉब्लम है, उनके रोजगार का साधन अपन ने निर्माण करना चाहिए। वो खुद के भरोसे खड़े होना चाहिए। ऐसे लोगों को भी अपन ने, अपंग लोगों को, ऐसे लोगों को भी 100 ई रिक्शा स्मार्ट सिटी के माध्यम से, गडकरी जी के प्लानिंग के माध्यम से वो भी अपन ने देने का काम किया, जिससे वो अपने भरोसे के ऊपर चल सके। अब गडकरी जी के दिमाग में एक भी एक है, विकलांग लोगों का एक बहुत बड़ा ये स्टेडियम भी बने। विकलांग लोगों का एक बहुत बड़ा स्टेडियम भी बने जिसमें विकलांग लोग खेल सके, ये कर सके, उसकी भी योजना उनके पास है और उसकी भी प्रक्रिया भी शुरू है। शायद वो भी जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट होगा। और निश्चित रूप से इन शारीरिक माध्यम से जो जो व्यक्ति होंगे उन सभी लोगों की मदद करने का काम, सभी लोगों को सहकार्य करने का काम ये किसी व्यक्ति ने सिखाया होगा तो उनका नाम है नितिन जी गडकरी। 2024 की बात करते हैं कि केंद्र में और लोकसभा आसपास ही जाएगी चुनाव में। 2024 के लिए किस तरह की रणनीति रहेगी भारतीय जनता पार्टी की? और हाल फिलहाल में अगर आपके पूर्व नागपुर की बात की जाएगी तो जो वज्रमुठ सभा जो हुई, क्या उसका परिणाम पूर्व नागपुर की जो आपकी जो सीट है उस पर गिर पाएगा? नहीं, जनता के सामने एक विजन रहता है। वो जमाना गया अभी के फोटो लगा के कोई मत किसको दे देंगे, वो जमाना अभी गया। लोग अभी काम को सलाम करते हैं और इसलिए लोग देखते हैं कि कौनते पार्टी का कार्यकर्ता ये कौनते काम में ज्यादा बिजी रहता है। लोग एक मत लोग जरूर देते हैं
लेकिन चुन के आने वाले व्यक्ति के ऊपर उनकी कंटिन्यू नजर रहती है कि ये व्यक्ति अपने को कैसा राहत देगा। और निश्चित रूप से 2014 के बाद से जिस तरीके से इस शहर का चेहरा मेहरा बदलने का काम हुआ और लगातार इस शहर के अंदर जो भी विकास के काम हो, आप इसके पहले का भी इतिहास उठा के देखो, अनेक लोगों को नागपुर शहर की जनता ने अनेक कांग्रेसियों को चुन के दिया। केंद्र के अंदर मंत्री थे, राज्य के अंदर मंत्री थे, उनके नाम से एखादा भी स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा, एखादा भी प्रोजेक्ट आप बता दो। नहीं तो मैं इन 9 साल के अंदर इतने प्रोजेक्ट आपको गिन के बताता हूँ कि मैं स्टेडियम में बोलते बोलते मुझे 2-3 घंटे लगेंगे। इतने बड़े पैमाने पर नागपुर शहर के अंदर प्रोजेक्ट है, नागपुर शहर के अंदर डेवलपमेंट बड़े पैमाने पर हुआ। नागपुर शहर के अंदर मेट्रो कभी किसी ने विचार नहीं किया था कि मेट्रो आएंगे और इतने जल्दी दौड़ेंगी। हमारे पूर्व नागपुर हो गया, हमारा उत्तर नागपुर हो गया, हमारा मध्य नागपुर हो गया, इस साइड में दक्षिण नागपुर हो गया, इस साइड में मेट्रो दौड़ेंगी, ये किसी ने विचार नहीं किया था। लेकिन एक नेतृत्व जिस प्रकार का जिसके मन में काम करने की इच्छा शक्ति रहती है, और वो इच्छा शक्ति उनके मन में थी कि अपन जिस शहर का नेतृत्व करते, जिस शहर ने अपना आगे बढ़ाया, उस शहर के अपन ने काया पलट करना चाहिए। और इसीलिए कंटिन्यू विकास के डेवलपमेंट के बारे में चर्चा होती है। और डेवलपमेंट इस शहर का झपाटे से जिस तरीके से हुआ, अनेक जगह ब्रिज बने, अनेक जगह अंडर ब्रिज बने। कभी मैंने ये जिंदगी में नहीं सोचा था कि भांडेवाड़ी के अंदर ब्रिज बनेगा, मैंने कभी डिप्टी सिंगल के अंदर ब्रिज बनेगा, अंडर ब्रिज बनेगा, शांति नगर के अंदर ब्रिज बनेगा, ये हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेट्रो हमारे पार्टी तक का आएंगी, 2nd टप्पा उमिया धाम के अंदर, 3rd टप्पा भंडारे तक का, ये हमने कभी नहीं सोचा था। पार्टी का जो ओवर ब्रिज है, पार्टी का ओवर ब्रिज, ये पार्टी का रास्ता नागपुर शहर के अंदर सबसे बड़ा एक्सीडेंट वाला रास्ता था। सबसे बड़ा एक्सीडेंट, कहीं पर एक्सीडेंट होते थे तो पार्टी में होते थे। लेकिन कांग्रेस वालों को लाज लज्जा नहीं थी, उनको शर्म नहीं थी। क्या पार्टी का प्रश्न तो भी अपन ने एक डिवाइडर डाल के छोड़ना चाहिए। मैं जब 2008 में जब महानगर पालिका में स्थायी समिति का जब मैं चेयरमैन बना, और मैंने वहाँ कांग्रेस के भी नगर सेवक थे, बीजेपी के भी नगर सेवक थे, मैंने ताबड़तोब उनको बुला के कहा है कि पार्टी ऑक्ट्रा नाके से लेकर तो सतरंजीपुरा तक अपन डिवाइडर डाल के लाइट लगाओगे। उन सभी लोगों ने सहमति दिया, और 25-30 साल जो समस्या हल नहीं हुई, मैंने 6 महीने के अंदर वो करके बताया, और एक्सीडेंट का प्रमाण एकदम 0 पे आया। ये छोटा सा काम भी वो 25 साल के अंदर नहीं कर सके। और उसके बाद केंद्र में सत्ता आने के बाद ब्रिज, आज देश का नंबर 1 का ब्रिज वहां पर बन रहा है, लेट हो रहा है, लोगों को तकलीफ हो रही है। इसके बारे में हम भी खुद शर्मिंदा है। गडकरी साहब भी अनेक बार अधिकारियों को बोलते रहते कि सबसे पहला ब्रिज अपना पार्टी का ब्रिज था, ये बहुत लेट हो रहा, नाराजगी भी व्यक्त करते रहते। लेकिन बीच में मेट्रो आ गई, मेट्रो आने से उसका ड्राइंग बदल गया, इसीलिए उसको टाइम हुआ। नीचे के सभी रास्ते सीमेंट कंक्रीट के हो गए, ट्रैफिक अभी खुला हो गया। शायद अगले महीने के अंदर ये तीन साइड के ब्रिज की शुरुआत भी वहाँ पर लोगों को अर्पण हो जाएगा। और निश्चित रूप से एक अच्छे काम की शुरुआत अपन ने की है। इसलिए 2024 का चुनाव हो, क्या कोई भी चुनाव हो, इससे हमको कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि ये कांग्रेस वाले होंगे, ये हो गए, इनमें कोई दम नहीं रहा। ये टीवी के अंदर आके ऐसी बड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन इनके पास विकास का विजन नहीं है। नितिन जी के सामने कोई खड़ा रहने की हिम्मत कर पाएगा ये विकास? नहीं, कांग्रेस के पास तो उम्मीदवार ही नहीं है, वो इधर उधर से लाके खड़ा करते हैं। नागपुर शहर के अंदर 2019 में उन्होंने भंडारे का आदमी लाके खड़ा किया है, उसका क्या लेना देना था, क्या योगदान नागपुर शहर को था? पूरे इतने सालों के अंदर एक आधा कुछ काम उसका था क्या? नहीं था, क्योंकि उनको मालूम है कि नागपुर शहर के अंदर कोई उनके सामने खड़ा होने की हिम्मत भी नहीं करेगा, और आगे आने वाले चुनाव में भी नहीं करेगा। उनको इधर उधर से पार्सल ही उनको भेजना पड़ेगा, और इसलिए जनता को कोई फर्क पड़ता नहीं, हमको कोई फर्क पड़ता नहीं। गडकरी साहब सब रिकॉर्ड तोड़ के बड़े मतों से चुन के आएंगे, इसकी नागरिकों को भी चिंता नहीं है, ना हमको भी चिंता है। निश्चित रूप से गडकरी साहब का विजन सवाल जनता की तरफ से, भांडेवाड़ी का जो प्रोजेक्ट है शहर से बाहर जाने की मांग की, क्योंकि अभी सिटी के अंदर आ गया और वो काफ़ी डिस्टर्ब करता है, दुर्गंध आती है वहाँ पर, और काफ़ी सारे एरिया भी उसके आसपास हो गया। उसके लिए कुछ प्रयास चल रहे हैं?
भांडेवाड़ी का जो डंपिंग यार्ड है, भांडेवाड़ी का डंपिंग यार्ड, मैं नगर सेवक बना, मैं आमदार बना, गडकरी जी खासदार बने, मंत्री बने, या देवेंद्र जी राज्य के मुख्यमंत्री बने, हमारे नगर सेवक बने, ये उस समय का ये प्रोजेक्ट नहीं है। ये प्रोजेक्ट उस जमाने का प्रोजेक्ट है, 50 साल पहले का ये डंपिंग यार्ड है। और उस जमाने में जो जो नेतृत्व करता था कांग्रेस के, उन लोगों ने अगर उसी समय 6 विधानसभाओं के अंदर 6 डंपिंग यार्ड बनाए रहते तो आज इतनी बड़े पैमाने पर परेशानियां नहीं होती। आज नागपुर शहर के लगभग 800 ट्रक कचरा वहां पर आता है। आज 800 ट्रक कचरा वहां पर आता है, और नागपुर शहर के अंदर आज तुम कहीं पर भी जाओगे तो डंपिंग यार्ड कहीं पर खोलने की बात करोगे तो कोई भी उसका विरोध करेगा। लेकिन उसका भी मार्ग हमने धीरे धीरे निकालते निकालते वो डंपिंग यार्ड कैसा खत्म हो, क्योंकि गडकरी साहब ने एक योजना के तहत पूरा कचरा बिलासपुर के कोई प्रोजेक्ट के अंदर वो पूरा कचरा साफ उधर भेजने का काम किया है। अभी आपने अगर इतने में डंपिंग यार्ड देखा नहीं होगा, ये कम से कम लगभग 60-70 एकड़ के ऊपर पूरा कचरा साफ हो गया है। सेकंड टप्पा भी जिधर है उधर भी अभी बड़े पैमाने पर पूरा कचरा साफ हो रहा है, रिसाइकल किया जा रहा है। पूरा कचरा अभी डंपिंग यार्ड के अंदर से पूरा कचरा धीरे धीरे साफ होते जा रहा है। दुख इस चीज का ही रहता है कि जो बोलते हैं, जो ये कांग्रेस वाले बोलते हैं, जो बाकी के लोग बोलते हैं, इनकी इतने जमानों से सरकार थी तो इन्होंने क्या किया? हमने तो आते बराबर उसके ऊपर ध्यान दिया, क्योंकि हमारे में काम करने की इच्छा शक्ति है। हमारे नेतृत्व ने हमको काम करने की संधि दिया, हमारे नगर सेवकों को हमारे नेतृत्व ने काम करने की संधि दिया, और हमारी जनता ने हमको भेजा है कि तुम क्या कर सकते हो। और इसीलिए जनता के भी विश्वास पे हम खरे उतर रहे, हमारे नेतृत्व के भी विश्वास पे हम खरे उतर रहे, और इसीलिए जितना ज़्यादा प्रामाणिकता से काम हो सके। आज आपने डंपिंग यार्ड के तरफ आप गए नहीं होंगे, आप डंपिंग यार्ड के तरफ जाओ, उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में आपको जमीन आसमान का आपको फर्क दिखेगा। और एक अच्छा कार्य डंपिंग यार्ड के माध्यम से पूरी तरीके से अभी डंपिंग यार्ड साफ हो रहा है। नहीं तो डंपिंग यार्ड को अंगार लगी तो पूरी बास आधे नागपुर के तरफ जाती थी। लोग हमको बोल बोल के टॉर्चर करते थे, परेशान होते थे, लेकिन फिर भी हमने उन सबका मार्ग निकाला, और निश्चित रूप से आज डंपिंग यार्ड से भी लोगों को मुक्ति मिल रही, उससे बड़े पैमाने पर राहत मिल रही। एक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, मंत्रिमंडल का विस्तार है आने वाले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में, आपकी सीनियरिटी देखते हुए कार्यकर्ताओं की मांग है, कुछ कार्यकर्ताओं से जब हमने बात की तो कृष्णा भाऊ को मंत्री पद मिलना चाहिए, क्या इसकी ललक है आपको? नहीं, मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को गडकरी साहब ने, मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता जो बेचारे कहीं पर नौकरी करते थे, कहीं पे व्यापार करते थे, मैं खुद ठेली की दुकान पे, मैं भी, मेरी दुकान है, वो दुकान आज भी मेरी है, मैं वहाँ काम करने वाला व्यक्ति था। हम सभी लोगों को गडकरी साहब ने उठा के जीरो से हीरो बनाया, उम्मीद से ज्यादा दिया, जीरो से हीरो बनाया। हमारी औकात से भी ज्यादा गडकरी साहब ने हमको दिया। हमने कभी ना सोचा था कि हम लाइफ में अपने कभी नगर सेवक बनेंगे, लाइफ में हम कभी आमदार बनेंगे, हमने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन गडकरी जी का जो विजन जो रहता है कि सामान्य कार्यकर्ता को लेकर चलना, सामान्य कार्यकर्ता को उठाना, सभी समाजों को लेकर चलना, ये विजन दूसरे राजकीय नेताओं में है नहीं। दूसरे किसी भी राजकीय नेताओं में ये विजन नहीं है। जो सत्ता पे जाता है वो अपनी रोटी सेकने का काम निश्चित रूप से करता है, और इसलिए कि विजन वाले कार्यकर्ता के, विजन वाला नेतृत्व के रूप में अगर किसी की आज पहचान है तो नितिन जी गडकरी जी साहब की पहचान है। आज अनेक लोग बोलते, आज अनेक लोग बोलते हैं, विरोधी पार्टियों के भी नेता लोग बोलते हैं, विरोधी पार्टियों के छोटे मोटे कार्यकर्ता भी बोलते हैं कि गडकरी साहब कार्यकर्ता निर्माण करने वाली एक फैक्ट्री है। और इसीलिए उनके माध्यम से जो मुझे मिला वो मेरे औकात से भी ज़्यादा मिला। मैंने कभी अपेक्षा भी, मुझे ये होना, मैं कभी गया भी नहीं किसी के पास, मैं कभी बोलता भी नहीं। और तुमको निश्चित रूप से बताता हूँ कि मैं 7 चुनाव लड़ा, और उन 7 चुनाव के अंदर कभी मैं नेतृत्व के पास गया नहीं कि मुझे टिकट दी जाए। नेतृत्व ने मुझे टिकट दिया, नेतृत्व
गडकरी साहब, फडणवीस साहब ने मुझे चुना, गडकरी साहब के माध्यम से ही मैं आज यहाँ तक का पहुँचा हूँ। और निश्चित रूप से मुझे अभी कोई उम्मीद भी नहीं है। नेतृत्व जो भी जवाबदारी देता है, जो भी मैं युवा मोर्चे का अध्यक्ष था, मैं शहर का भाजपा का अध्यक्ष रहा हूँ, मैं देवेंद्र जी के साथ महापौर परिषद थी, उस समय उनके कैबिनेट में महापौर परिषद के मैं यहाँ पर था। जो भी पार्टी जवाबदारी देती है, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में मैं कार्य करता हूँ। तो उम्मीद नहीं है, और जो मिला है वो अपेक्षाओं से कई ज्यादा मिला है गडकरी जी की वजह से, और पार्टी ने जो दिया है कृष्णा भाऊ को वो उम्मीद से ज्यादा दिया है। सवाल था कि उनको मंत्री पद की, अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार है, और कृष्णा भाऊ की सीनियरिटी को देखते हुए नागपुर में ऐसे कयास लगाए जा रहे कि कृष्णा भाऊ को शायद मंत्री पद मिले। हमारा वही सवाल था, उनका जवाब आपने सुन लिया। कई सारे विकास की जब बात होती है तो पूर्व नागपुर के बात आती है, और वज्रमुठ सभा की अगर बात की जाएगी तो वज्रमुठ सभा पर भी कृष्णा भाऊ कुछ बोलना चाहते हैं कि कृष्णा भाऊ वज्रमुठ सभा पूर्व नागपुर में ही क्यों होगी और उसका कुछ असर पड़ेगा? नहीं, वज्रमुठ सभा हमारे इधर हो, हमने उसका विरोध किया ही नहीं। कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना की मुठ बंदी रहे, भविष्य में बंदी रहे, कभी टूटे नहीं। इसके बारे में भी हमको कुछ बोलना नहीं है। लेकिन जिस मैदान के अंदर उन्होंने वो सभा का आयोजन किया था, वो मैदान बहुत छोटा था, ये सभी लोगों को मालूम था। और उस मैदान के अंदर लगभग 1 से 1.5 करोड़ के आसपास वहाँ पर खर्चा हुआ था। वहाँ पर स्टेट लेवल के, राज्य लेवल के, विदर्भ लेवल के, शहर लेवल के वहाँ पर गेम होते थे। वहाँ पर लोग क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे। और इसीलिए मैंने उनको कहा था कि तुम एक नेता कहता था क्या 1,00,000 लोग आएंगे, दूसरा कहता था 50,000 लोग आएंगे। मतलब ये कैपेसिटी वाला ये मैदान है, 1 से 1,500 लोगों का ये मैदान है। वीआईपी का अगर कवच अगर पकड़ा जाए तो ये 1 से 1,500 लोग वहाँ पर बड़े मुश्किल से आएंगे। नहीं तो तुम कचाकच भरोगे, बात अलग है, वो 5-7 हजार जाएंगे। लेकिन वहाँ पर 1 से 1,500 लोग वहाँ पर बैठने की व्यवस्था नहीं होंगे, और मैदान वो खराब होगा। उसी के अपोजिट में लगभग 20 से 25 एकड़ जगह खाली थी। उसी के अपोजिट में उनको कहा कि अगर आपको नहीं मिलती होंगी तो मुझे बताओ, मैं बोल को उनको आपको कार्यक्रम के लिए दिलाता। लेकिन उनको कम लोग बता के लाखों की संख्या में लोग आए, इस तरीके का चित्र उनको निर्माण करता था। और मैं हरदम कहा, मैं मीडिया के भी माध्यम से कहा, हमारे वहाँ के लोगों ने भी उस समय बहुत सहकार्य वहाँ पर किया। हमने भजन कीर्तन, हनुमान चालीसा हमने सभी वहाँ पर किए कि इनको भगवान सद्बुद्धि दे, ये मैदान बचे। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक विधान परिषद का नया जो आमदार बना, उसने मीडिया को बताया था कि मैं ये मैदान का जो भी खर्चा होंगे, ये जो भी खराब होगा उसका मैं अपने विधान परिषद के आमदार निधि से मैं पैसे दूंगा। आज परिस्थिति है कि जो चेंजिंग रूम की जो बने थे वहाँ पे, जो बच्चों के लिए जो वॉशरूम बने थे, संडास बाथरूम बने थे, वो पूरे नेस्तनाबूत वहाँ पर हो गए। मैदान पूरा सत्यानाश हो गया। और जिस विधान परिषद के आमदार ने कहा था कि मैं खर्चा करूंगा, और बाद में एक कार्यक्रम में मुझे वो मिले, मैं बैठा था, विकास ठाकरे बैठा था, और वो बैठा था कि मैंने कहा कि तूने बोला था कि ये मैदान का और इसका ये कर दूंगा, तो तूने ताबड़तोड़ करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई मुझे सतीश चतुर्वेदी ने कहा था कि तू ऐसा बोल दे करके। अब इस प्रकार के लबाडाचं निमंत्रण बोलते की नाही मराठी में, लबाडाचं निमंत्रण खाल्ल्याशिवाय खरं होत नाही। इस प्रकार की व्यवस्था ये कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना वालों की हुई है। और उस वज्रमुठ सभा में तुमने देखा होगा, उद्धव ठाकरे जब भाषण देने उठे तो अधिकांश लोग घर में जाने के लिए निकल गए थे। वज्रमुठ सभा में कोई उसका मतलब नहीं था, और उसका कोई फर्क भी पड़ता नहीं, ना हमारे पे पड़ता, ना शहर की जनता पे पड़ता। कृष्णा भाऊ, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी जानकारी दी। पूर्व नागपुर के विधायक श्री कृष्णा खोपड़े जी से बात हो रही थी, जिन्हें कार्य सम्राट के नाम से जाना जाता है। पिछले कुछ वर्षों की अगर बात की जाएगी तो नागपुर का जो एक अभिन्न अंग है, जिसे पूर्व नागपुर कहा जाता है, उसका चेहरा पूरी तरीके से बदल चुका है। कई सारे करोड़ों के, करीब 10,000 करोड़ के, जो हमारी जानकारी के मुताबिक है, उसके प्रोजेक्ट आए, विकास के प्रोजेक्ट आए, और उनका काम बदस्तूर जारी है।
हालांकि राजनीति से ज्यादा कुछ ताल्लुक तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन ज्यादा राजनीति नहीं करते कृष्णा वो, लेकिन सामाजिक तौर पर अगर बात की जाएगी तो सामाजिक कार्य और लोगों तक, जन जन तक पहुंचने का कार्य उन्होंने किया। एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर आज विधायक तक का सफर वो उन्होंने तय किया है। और आने वाले दिनों में अगर राज्य में, महाराष्ट्र में फिर से सरकार अपने मंत्री पद बनाती है या फिर मंत्री पद का विस्तार करती है, तो उसमें उनको जगह भी मिल सकती है। हालांकि उसकी अपेक्षा उन्होंने नहीं जताई, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि पार्टी ने जो मुझे दिया है वो उम्मीद से कई ज्यादा दिया है। नितिन गडकरी जो कि यहाँ के सांसद है नागपुर के, वो आने वाले 2024 में भारी मतों से, मतलब जो रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत कर आएंगे, ऐसा भी वो उम्मीद करते हैं। और आने वाले कुछ समय में पूर्व नागपुर की जो परिस्थिति है और भी बहुत ज्यादा आलीशान हो जाएंगी, स्टैंडर्ड हो जाएगी, जिसके कारण पूर्व नागपुर एक भारत के नक्शे में कहीं ना कहीं जाना जाने लगेगा। तो मुद्दे की बात में श्री कृष्णा जी खोपड़े से आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी मुद्दे की बात में किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।